रज़ाकार जो अत्याचार कर रहे थे, यदि उसे रोकना होता तो क्या होता अगर सरदार पटेल ये निर्णय नहीं लेते और सेना नहीं भेजते और जबरन उससे वो अगर नहीं लेते तो क्या होता। प्रोपेगेंडा तो वो है कि आपका इरादा फिल्म मेकिंग का है या कुछ और है। अभी लोगों को लग रहा है कि लोग इसलिए फिल्में बना रहे हैं ताकि आपको वोट बैंक मिले। 50 करोड़ डाल के कोई वोट तो नहीं ले रहा। 50 करोड़ बहुत पैसे होते, मुझे लगता है उससे अच्छा जाके पैसे दे दे तो वोट मिल जाए। वेब आ गया, लोगों को लगा OTT प्लेटफॉर्म आ गया, लोगों को लगा अरे सेंसरशिप नहीं है, चलो आप गालियाँ दे, चलो आप कपड़े उतारे। शाहरुख ने न जाने कितनी फिल्में उनकी चली नहीं, लेकिन फिर भी एक साल में फिर 3 चल गई। आमिर ने तो सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके अपना पूरा टाइम ही दे देता है, वो बहुत कमाल की फिल्में बनाता है वो। मैंने बहुत पहले एक फिल्म ऑफर हुई थी विस्फोट, तब मैंने वो डायरेक्टर से कहा था पागल हो गया तू, मेरे साथ फिल्में बेचेगा कैसे। नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म अभिनेता मकरंद देशपांडे जी मौजूद हैं। इनकी फिल्म आ रही है जिसका नाम है रज़ाकार। हम इसी बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ देशपांडे जी से और कुछ फिल्मी बातें भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले लहरें में। क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? ऐसी फिल्म जो मुझे लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है जी, जो जिसे नहीं चित्रित किया गया है। और नहीं तो अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, मगर अगर हैदराबाद तैयार ना होता और तैयार नहीं था और रज़ाकार जो अत्याचार कर रहे थे, यदि उसे रोकना होता तो क्या होता अगर सरदार पटेल ये निर्णय नहीं लेते और सेना नहीं भेजते और जबरन उससे वो अगर नहीं लेते तो क्या होता। तो एक अपनी जगह है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिनेमा बनाना एक उसके पीछे का कारण मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब वो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ गए थे रज़ाकार टीम के साथ, तब वो इतना बड़ा टावरिंग स्टैचू देखकर ऐसा लगा भी कि इनका इतना काम जो इन्होंने किया है, जहाँ पर जिस आज़ाद मुल्क में हम बैठे हैं अभी, उसमें उनका कार्यभाग बहुत बड़ा है। और उसमें से एक हैदराबाद का विलय बहुत अहम हिस्सा है। तो उसे बताने के लिए ये फिल्म बनाई गई। करीब 4 दशक से आप इस इंडस्ट्री में हैं। कोई किसी भी रोल का जब ऑफ़र आता है तो क्या रिएक्शन होता है? इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपको हो गए हैं, इतने सारे किरदार आपने किए हैं अलग अलग शेड के। जब रज़ाकार फिल्म के लिए इस किरदार का ऑफ़र आया तो कैसा रिएक्शन था कि इस किरदार को लेकर एक्साइटमेंट जो आपके अंदर था, क्या पहला रिएक्शन था? बहुत शॉकिंग था। एक तो ताज्जुब भी था कि आपको मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक महाराष्ट्रियन एक्टर है और उससे कहा जा रहा है कि ख़ास करके मेरी जो पहली फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, तब मुझे नासिर हुसैन साहब ने, उनके बेटे ने मंसूर खान ने डायरेक्ट की थी, लेकिन नासिर साहब का यस वॉज इम्पोर्टेंट। तो जब उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कहा था कि मकरंद देशपांडे हो, हिंदी फिल्म हिंदी बोलोगे, उर्दू बोलोगे। तो मैंने कहा था एक एक्टर के लिए कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकती। तो आज जब सामने से निज़ाम का किरदार उसके लिए पूछताछ हो रही, तो ऐसा लगा कि चलो ये बात तो हम सफल हो गए कि हम एक महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट को निज़ाम की भूमिका के लिए पूछा जा रहा है। दूसरी बात है कि इतना विश्व का, संसार का सबसे अमीर आदमी 1937 का, उसे साकार करने का आपको एक चांस मिल रहा है, लेकिन मौका तो है, लेकिन उसके साथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किरदार की कि एक लिखा पढ़ा आदमी, क्रूर, क्या उसे धर्म के लिए उसने एक राष्ट्र बनाना था, क्या था उसका। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कि एक खुद पोएट और वो क्या ऐसे क्रूर हो सकता है,
तो वो साकार करना मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। हालांकि फिल्म रज़ाकार पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है कि रज़ाकार ने किए हुए अत्याचार, कि जब पता चलता है कि माउंटबेटन तैयार नहीं है हैदराबाद को राष्ट्र घोषित करने के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करने के लिए, तब वो कासिम रिजवी जो है, जो रज़ाकार सेना नायक है, जो इस फिल्म का असल में केंद्र स्थानीय किरदार है, तो वो इस निज़ाम को कैसा मतलब अपनी बातों में ले लेता और इसको इस्लामिक एक कंट्री तुर्किस्तान बनाने का जो सपना और कायम कर देता है, और जिसमें ये शामिल हो जाते हैं अपने निज़ाम। सर, जैसा कि आपने बताया कि इस किरदार का जो ऑफ़र हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था, क्योंकि किरदार काफ़ी अलग था, तो कितनी तैयारी की आपने खासकर एक निज़ाम का रोल करने के लिए? बॉडी लैंग्वेज या फिर भाषा, कैसे प्रिपरेशन किया? मुझे लगा कि बॉडी लैंग्वेज पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि बॉडी से आप अगर निज़ाम बन जाते हो, क्योंकि वो निज़ाम ऐसा तो मतलब पतला आदमी और दिखने में कमज़ोर भी लगता था ऐसे, मतलब जो एज ग्रुप दिखाया गया, और वो आदमी इतना मतलब सिंहासन से छोटा आदमी था, वो 5 फीट 3 इंच का आदमी, बेशुमार दौलत, इतना बड़ा, और कहते सबसे कंजूस आदमी भी था। तो वो कैसे दिखाएं छोटी छोटी बातों में बिना डायलॉग के, कोशिश वो की गई असल में। तो वो तो सिगरेट फिल्टरलेस सिगरेट पीते थे, तो वो सिगरेट पीना अपने आप में कड़वाहट पूरा वो कैसे आदमी होगा वो, उसकी आँखों में किरदार दिखना चाहिए, ये बिल्कुल मेरा काम था। और वैसे भी कैमरा के लिए आँख में भाव आ जाए तो कैमरा देख लेता है, फिर आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ता, तो कोशिश वो भी रही। फिल्म में जैसा कि हिंसक या वायलेंस सीन ज़्यादा, या यूँ कहे कि अत्याचार को फिल्माया गया है, तो कहीं कोई मुश्किल हुई शूटिंग के दौरान इस तरह के सीन को करते हुए? असल में मैं उन सीन्स में नहीं था, लेकिन जहाँ अत्याचार हुए वो सीन्स कई बार रोकने पड़े कि परमिशंस नहीं मिली, क्योंकि तब की जो गवर्नमेंट थी स्टेट की, वो उनको अलाउ नहीं कर रही थी। उनको कई सारे जो रियल स्पेसेस हैं, जैसे पैलेस चाहिए थे, वो मिले नहीं, क्योंकि वो ये फिल्म बना रहे थे। तो ऐसी कठिनाइयाँ काफ़ी हुई कि जब उनकी शूटिंग रोकी गई, और फिर मतलब डिले भी इसलिए हुई क्योंकि उस पर कई सारे केसेस हुए। फिर सुनने में आता है कि प्रोड्यूसर को 1000 से ऊपर डेथ थ्रेट्स आए, मतलब ये फिल्म नहीं बननी चाहिए, ऐसे भी कई लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पे एक तरह से कैंपेन भी इस तरह का चलाया जाता है आजकल कि कौन सी फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, जैसे द कश्मीर फाइल्स थी, या द केरला स्टोरी थी, या अभी बस्तर द नक्सल स्टोरी आई है। तो इस तरह की फिल्में जब आ रही हैं आजकल, जो ट्रू इवेंट पर आधारित हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया जाता है। तो प्रोपेगेंडा का जो ये वर्ड है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के शब्द जो लोग यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, मुझे लग रहा है, देखो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रोपेगेंडा तो वो है कि आपका इरादा फिल्म मेकिंग का है या कुछ और है। जी। तो अभी लोगों को लग रहा है कि लोग इसलिए फिल्में बना रहे हैं ताकि आपको वोट बैंक मिले। जी। तो मुझे लगता है, लेकिन इस फिल्म के बारे में 50 करोड़ डाल के कोई वोट तो नहीं ले रहा। 50 करोड़ बहुत पैसे होते, मुझे लगता है उससे अच्छा जाके पैसे दे दे तो वोट मिल जाए। तो उसका कारण कुछ और ही होगा, जो प्रोड्यूसर का कारण है कि उनके बचपन में उन्होंने जो भी रज़ाकार की कहानियाँ सुनी, या तो वो रज़ाकार के बारे में रज़ाकार जो इतिहास उनको पता है, तो अब इसे प्रोपेगेंडा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये असल में ये सच्चाई तो वो गुडूर जानते हैं एज ए प्रोड्यूसर। पर जहाँ तक हम एक्टर्स आते हैं,
हमने तो बिल्कुल ही, हमने एक फिल्म की तरह इसमें काम किया, हमें जो मटेरियल मिला उसमें। अब लोगों ने क्या करना चाहिए, ये लोगों को ना भनक पड़ती है। अब कुछ लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट चले जाओ तो अपना काम हो जाएगा। सपोज चलो मान लेते कोई एक फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन आप भी अगर उसका इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए कर रहे हो अगेंस्ट जाके जी, तो फिर तो दोनों तरफ सेम ही हो गया। कोई ये कह दे अरे पॉलिटिकल रीजन फिल्म में मज़ा आया यार, अच्छा जो फिल्म में ये गलत दिखाया गया, लेकिन देख मुझे लगता है एज ए फिल्म दोनों तरफ से देखना चाहिए। जी, क्या ये फिल्म जैसा कि कहा जा रहा है कि किसी एक मजहब को टारगेट कर रही है, जैसा कि इसके पहले की जो फिल्में थी उस तरह की फिल्में भी हैं, क्या इसमें भी किसी? इसमें सेकेंड हाफ पूरी फिल्म देखने के बाद आप बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, बिल्कुल आप नहीं कहेंगे। पूरी फिल्म देखिए, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि तब भी नरसंहार दिखाया जा रहा है, लेकिन आप जैसे सेकेंड हाफ में पहुंचेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये उनकी बात कर रहे हैं जो बुरा सलूक किया। जी, मतलब जैसे अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अंग्रेज़ों ने गांधी बनाई, प्रोड्यूस भी उन्होंने की, अत्याचार किसने किए थे? अंग्रेज़ों ने किए, फिर भी उन्होंने प्रोड्यूस भी की। जी, इसका मतलब है कि उनको इंटरेस्ट था फिल्म में, ना कि क्या हम अपनी हिस्ट्री गलत दिखा रहे हैं या हम दिखा रहे हैं कितना गलत। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव हो जाओगे तो फिर है ना, क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ रह के इस चीज़ को देखते हो। जी, आपकी फिल्म हॉलीवुड की मंकी मैन रिलीज़ हुई, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भारत में रिलीज़ को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नई सेंसर बोर्ड नहीं चाह रहा कि रिलीज़ हो, क्योंकि ये इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ की पब्लिक उसे स्वीकार नहीं करेंगी। तो ये जो एक नया विवाद यहाँ पर उठ रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है बहुत पहले से ही विवाद होता है, सेंसर बोर्ड बराबर है या नहीं है, सेंसर बोर्ड ने क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सेंसर बोर्ड इतना ही देखता है कि इसकी वजह से पीस जो है वो ना हट जाए। मुझे लगता है वो बड़ा काम है। फिल्म अपनी जगह फिल्म होती है, उसकी वजह से अगर कहीं झगड़े होने वाले हैं तो मुझे लगता है उसको टाला जा सकता है। आई एम कम्प्लीटली विद इट। लेकिन एक वैसे ही है कि नहीं यार, फिल्म से थोड़ी ना कोई पीस होता है, कोई ऊपर होता है। वही है फिर से, अगर कोई पॉलिटिकल माइलेज उससे लेना चाह रहा है तो एक फिल्म की तरह मुझे लगता है फिल्म से नहीं डरना चाहिए किसी ने। फिल्म है, देख लीजिए। आप ये कह सकते हो ना अरे ये रद्दी है। तो एक कलाकार के तौर पर अगर फिल्म भारत में रिलीज़ नहीं होती है मान लीजिए, तो कुछ धक्का लगेगा, कैसा क्या रिएक्शन होगा कि भारत में भी पब्लिक को देखनी चाहिए इस तरह की फिल्म? मैं तो वो मानता हूँ कि हर प्रोजेक्ट का अपना नसीब होता है, कुंडली होती है ना। तो जैसे इंसान का होता है जन्मभूमि अलग होती है, कर्म भूमि अलग होती है जी। तो मुझे लगता है फिल्म का भी वैसे होता है। वो फिल्म जहाँ बनती है वहीं चलती नहीं है, कहीं और चलती है। भाग्य उसका जहाँ होगा वहाँ होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे जय हो गाना सुभाष घई साहब के लिए था, उन्होंने लिया नहीं, स्लमडॉग में आ गया, दिया और वो ऑस्कर ले गया। अब जिसकी नसीब में वो, मुझे लगता है वैसे ही देखना चाहिए। अगर जीवन का हिस्सा ही कला को मानते हैं आप, तो उसकी डेस्टिनी अलग क्यों होगी। मंकी मैन के एक्टर जो डायरेक्टर बन गए हैं देव पटेल जी, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कमाल है, आदमी थकता ही नहीं है और खुश होता भी नहीं है। अभी फिल्म इतनी हिट होने के बाद भी कहता है कि मेरा 60% ही साउंड आया, 40% मुझे वक्त ही नहीं दिया। मतलब वो आदमी इतना रिलेंटलेसली, बिना थके, बिना मतलब खुशी नहीं होता, उसको अच्छा ही करना। तो मुझे लगता है ही इज़ अ मैन हु वांट्स टू मेक इट बेटर एंड बेटर। और वो बुरा है बोलने में शर्माता नहीं है, वो बोल देता है बहुत बुरा किया मैंने, इट वाज टेरिबल व्हाट आई डिड। तो मुझे लगता है जो आदमी खुद को क्रिटिसाइज कर सकता है वो कुछ अच्छा ही कर सकता है। इससे पहले भी RRR आई जिसमें कई अवार्ड भी मिले, उसमें भी आप थे, उस टीम का हिस्सा थे। तो इस तरह की फिल्मों को जब इंटरनेशनल लेवल पर जो है सम्मानित किया जाता है तो एक एक्टर के तौर पर कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है आप किसी चीज़ का हिस्सा हो। मुझे बहुत पहले महेश भट्ट साहब के जो भाई थे मुकेश भट्ट जो हैं, वो हमेशा कहते थे कि गुड लक आदमी है, लकी मैस्केट है मेरा।
ये आ जाता है। तो अच्छा लगता है आप किसी फिल्म का हिस्सा हो और फिल्म काम कर जाए, क्योंकि एक फिल्म बनने में कितना पैसा लगता है, कितने लोगों की मेहनत लगती है, और वो फिल्म सक्सेस जो रज़ाकार ये रिलीज़ हो अभी, चलो वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, क्या है, वो है, हिस्ट्री है, अरे इतनी फिल्म बनाने में आप देखोगे कितनी मेहनत है, कितने लोगों की मेहनत है। बिल्कुल, कम से कम वो रिलीज़ हो और फिर लोगों को जो तय करना करें, है ना। इतने पैसे लगे पड़े। हाँ, मुझे लगता नहीं है किसी ने 50 करोड़ रुपए इलेक्शन के लिए लगाए, और लगाए हो तो फिर तो मुझे लग रहा है उसको व्यवहार नहीं आता 50 करोड़। पहले मनोरंजन के एक सीमित साधन थे, सिनेमा घर थे, फिर टीवी आया, अब ओटीटी आया। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जो सामने आ रहे हैं, ओटीटी पर आजकल कंटेंट काफ़ी आ रहे हैं, फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं, वेब सीरीज़ भी सीजन के सीजन रिलीज़ हो रहे हैं। तो ओटीटी को आप कैसे देखते हैं, जो एक नया प्लेटफॉर्म सामने आया है, खासकर कोविड के बाद? एक बहुत ही कमाल है। मुझे लगता है कि एक तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर धारावाहिक नहीं हो सकती, क्योंकि धारावाहिक अब लिमिटेड है ही नहीं, तो लंबी चलती रहती है ना। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिस पे फिल्में बनती है, कुछ है शॉर्ट फिल्म बनती है, पर कुछ है जिसके लॉन्ग या शॉर्ट एपिसोड बन के लंबा एक सीज़न बन सकता है ना। तो वो इसलिए वेब फॉर्मेट जो है वो बढ़िया है मुझे लग रहा है, और एक्टर को भी मज़ा आता है कि उसको ग्राफ मिलता है जी। इन अ वे लिमिटेड है कि वो उसने दिए 1 साल या जो भी 6 महीने दिए, और उसमें एक अच्छा सा। हालांकि ओटीटी पे कई अच्छी चीज़ें भी आई हैं, अच्छी सीरीज आई हैं, लेकिन कंटेंट को लेकर सवाल उठते हैं कि उसमें गाली गलौज या अश्लीलता ज़्यादा परोसी जा रही है। ये तो मुझे लगता है ये बहुत ही टिपिकल सा है कि जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो, यूनिफॉर्म हट जाता है तो आप तरह तरह के कपड़े पहनने लगते हो। वैसे ही हो गया अचानक से जब वेब आ गया, लोगों को लगा ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, लोगों को लगा अरे सेंसरशिप नहीं है, चलो आप गालियाँ दे, चलो आप कपड़े उतारे। आप भूल गए हैं कि ज़रूरी हो तो हाँ, कुछ कहानियाँ आप जो नहीं बना पा रहे थे वो अब आप बना पा रहे हो, कि आप ज़्यादा ब्लडशेड दिखा पा रहे हो, वो कि मुझे कोई खून दिखाना है या मुझे कोई सीरियल किलर दिखाना है या मुझे वाकई में जो अत्याचार हुए हैं किसी फैमिली पर या लड़की पर, वो मुझे वैसे के वैसे दिखाने हैं ताकि लोगों को उस पर असर हो, वो उस पर केस ठीक से बना नहीं। ये सब ठीक है कि एक हार्ड हिटिंग फिल्म बने, इसलिए करो, लेकिन क्योंकि अब यहाँ सेंसर नहीं है तो अब हम ये दिखा सकते हैं, इसके लिए जो बनाया जाता है मुझे वहाँ गलत हो जाता है। इनिशियल करियर की अगर हम बात करें, आपके शुरुआती दौर की, आमिर खान की फिल्म क़यामत से क़यामत तक आपने शुरुआत की, और उसके बाद शाहरुख खान के साथ सर्कस से भी आप जुड़े रहे। तो ये अब तक का जो दौर है वो अपने आप को आप कैसे देखते हैं? इन जो 4 दशकों का आपका सफ़र है, आपने क्या कुछ पाया है, क्या कुछ खोया है, अगर एनालाइज करें? मुझे लगता है कि मैंने जीवन और आर्ट को जोड़ दिया, ओवरलैप हो गया, आई थिंक वो मैंने पाया, और वो अब 2 नहीं है, 1 हो गया। तो अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो अलग जीवन है, और जब नहीं एक्टिंग करता तो अलग जीवन है। ऐसा नहीं। तो शुरू से ही आपकी रुचि जो है एक्टिंग में ही थी या कला के क्षेत्र में ही थी? जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छे आप क्रिकेट खिलाड़ी थे। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन था, कोई भी स्पोर्ट्स था मैं खेल लेता था, और ये तो एक्सीडेंटली बना, और मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक्सीडेंटली सब कुछ बनता रहा, राइटर भी एक्सीडेंटली बनता रहा, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, और मैं अपने आप को आज भी नहीं मानता कि मैं कोई रंगकर्मी हूँ या कुछ हूँ। मुझे लगता है मैं जी रहा हूँ, एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली ट्रूथ। आपने एक एक्टर के तौर पर शुरुआत की, फिर डायरेक्टर बने, फिर प्रोड्यूसर बने, तो कितना फ़र्क है इन तीनों रोलों में? एक्टर के तौर पर कितनी चैलेंजेस होती हैं, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पर क्या चैलेंजेस, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं या फिर फोकस चेंज हो जाता है? मुझे लगता है कि एक राइटर एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो राइटर लिख सकता है। उसके बाद आता है एक प्रोड्यूसर जो ढूंढता है डायरेक्टर, और उसके बाद आते हैं एक्टर्स और बाकी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मैं पहले राइटर हूँ जब भी मैं अपना काम जब करता हूँ,
लेकिन मैं बतौर एक्टर कहीं चला गया तो मैं बिल्कुल, या रजाकार में मैंने किसी को सजेशन नहीं दिया कि ये फिल्म, ये नाटक, ये सीन ऐसा लिखो या इसको ऐसे बना दे। नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये आपको ठीक लगे तो बताइए। तो वहाँ पर मैं एज ए डायरेक्टर एब्सेंट रहता हूँ, एज एक्टर प्रेजेंट रहता हूँ। और एक्टर का काम है माइंडफुल रहना, ताकि आप जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुने और सुनकर वो करे। बिल्कुल। और जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तब बिल्कुल ही मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर हूँ, तो ज़रूर एक्टरों को ज़्यादा समझता हूँ कि मुझे पता है एक्टर की ज़रूरत क्या होती है, तो एक्टर को कैसे रखा जाए, उनको खुश रखा जाए, तो वो ज़रूर करता हूँ मैं। तो अलग अलग रोल्स हैं, और मुझे लगता है एज एन एक्टर जैसे हम अपने अलग किरदार करते हैं, मुझे वैसे लगता है कि आपका हर किरदार आपको निभाना पड़ेगा। आपने इन दशकों में तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कई भाषाओं में काम किया। तो इन सभी भाषाओं में काम करते वक्त कितनी तैयारी या फिर प्रिपरेशन करनी पड़ती है? उतनी की नहीं मैंने, मुझे उस बात का ज़रूर मलाल है कि मैंने कोई भाषा नहीं सीखी, लेकिन हाँ उस सीन के लिए जो ज़रूरी उतना सीख लिया, उस वक्त उतना किया, क्योंकि मुझे लगता है ह्यूमनली लिटिल बिट नॉट पॉसिबल कि मैं इतनी भाषाएं सीखूं और फिर अभिनय करूं, और फिर वो बर्डन हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि इंसान फिर थक जाता है इंसान। इसलिए मैंने सोचा कि एक्टिंग करो आप, भाषा मात्र एक ज़रिया है या टूल है जिससे आप लोगों तक पहुंचा रहे हो उस भाव को, तो उसको उतना ही तैयारी तभी करता हूं मैं बस। पर ज़रूर लगता है कभी कभी कि मैं या तो वो डब खुद कर सकूं ताकि मेरी आवाज़ रहे। जब कभी साउथ की फिल्मों में हमारी आवाज़ नहीं होती तब थोड़ा दुख होता है, दर्द होता है, अपनी आवाज़ होनी चाहिए। बॉलीवुड में अगर हम स्टारडम या सुपरस्टार्स की बात करें, खासकर शाहरुख खान या आमिर खान की, तो शुरुआती दौर से आप उनके साथ जी जुड़े हुए हैं, तो अब कितना चेंजेस देखते हैं इन कलाकारों में? ये जो दौर है, जैसे अभी शाहरुख खान ने पिछले साल वापसी की, जवान, पठान और डंकी के ज़रिए, आमिर खान भी लगे हुए हैं वापसी करने के लिए। तो ये जो बदलाव का एक दौर है और कलाकार अपने आप को फिर से जो है स्थापित करते हैं कि नहीं, अभी मेरा समय नहीं गया है, तो ये जो दौर है, अलग अलग दौर जो बीत जाता है, उसे आप कैसे डिफाइन करें? मुझे लगता है कि ये उनका विजडम बताता है कि कितने वाइज है ये लोग, कि ये लोग हारे नहीं। शाहरुख ने न जाने कितनी फिल्में उनकी चली नहीं, लेकिन फिर भी एक साल में फिर 3 चल गई। जी, गजब है वो आदमी की टेनासिटी। आमिर भी मुझे नहीं लगता एक आध कोई फिल्म फ्लॉप हुई, पर उसकी लाल सिंह चड्ढा बहुत अच्छी फिल्म थी। और वो क्या, वो उसकी देखो उसने प्रोड्यूस की थी लापता लेडीज़, तो गजब ही है फिल्म। तो मुझे लग रहा है कि आमिर तो गलत होता नहीं है, काफ़ी टाइम देखा गया है, मतलब जो उसकी फिल्मोग्राफी देखी गई है उसमें। दोनों जिनसे मैं पहले मिला था जब वो लोग स्टार नहीं थे, मैंने देखा उनका ग्रोथ बहुत बढ़िया है। आमिर ने तो सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेके अपना पूरा टाइम ही दे देता है वो, तो उसका फिल्म मीडियम को समझ के कहानी बताने का उसका जो अनोखा, उसको समझ में आई है कुछ बात। बहुत कमाल की फिल्में बनाता है वो मतलब उसके निर्देशक के साथ मुझे लगता है वो शाहरुख, आई थिंक उसका स्टारडम ऑरा कुछ अलग ही है। तो शाहरुख खान से कितने इम्प्रेस हुए कि आपने फिल्म भी बना दी उन्हें लेकर, एक टाइटल? बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत है एज अ पर्सन। अगर आप उससे मिल लो तो उसका इम्पैक्ट आप घर ले जाते हो। आमिर की सादगी और आमिर का साधारण बना उसका जो है वो आप घर ले जाओगे। शाहरुख का एक ऑरा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो दोनों अपनी जगह पे बहुत ही, और आप वो जवान में देखोगे, मुझे जवान ज़्यादा अच्छी लगी, हालांकि पठान भी उसकी हिट हुई, लेकिन जवान में वो जो अपनी उम्र का भी रोल करता है वो बढ़िया लगा, वो अपनी उम्र से ज़्यादा ही। बट यस, आई थिंक दे आर बहुत काम किए हैं
ऐसे ही स्टार नहीं बने ये लोग। जब भी कंपैरिजन की बात आती है सर, साउथ सिनेमा और बॉलीवुड की, या फिर अगर मराठी सिनेमा का भी कंपैरिजन होता है, तो अगर मराठी सिनेमा की हम बात करें तो चाहे अभी हाल ही में जो रिलीज हुई रितेश देशमुख की वेड, या इससे पहले सैराट आई, या फिर उससे पहले श्वास नाम की एक फिल्म आई थी, तो ये सब फिल्में जो है सराही भी गई थी। लेकिन हालिया के दिनों में अगर हम देखें तो चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर मराठी सिनेमा हो, उस तरह का कंटेंट निकल कर सामने नहीं आ रहा। जबकि साउथ में हम एक से बढ़कर एक फिल्में देख रहे हैं। तो ये जो क्रिएशन है साउथ में, ये जो निकल कर सामने आ रहा है, सक्सेस हो रहा है, वहाँ की फिल्में लोग पसंद कर रही हैं। इवन कांतारा भी आई तो सडनली वो ब्लास्ट कर गई, लोगों की नज़र में आई। चाहे वो फिर RRR हो, या फिर अभी पुष्पा जो फिल्म आई, और अब पुष्पा 2 भी आने वाली है। तो इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि वो लोग अपनी फिल्में बना रहे हैं जो अपनी मिट्टी की है, जो अपने लोगों को समझ में आती है। जो जैसा सिनेमा वो बनाते हैं वही सिनेमा बना रहे हैं। हो सकता है टेक्निक वाइज वो लोग बेटर हो रहे हैं, लेकिन सिनेमा वही है उनका। हमारे यहाँ मराठी फिल्में साउथ जैसी फिल्में बना रहे हैं, वो गलत कर। मराठी फिल्में मराठी इतिहास की होगी। जैसे अभी नाटक क्यों ऑडियंस है, क्योंकि मराठी नाटक अभी भी मराठी नाटक जैसे। आपकी मराठी फिल्में मराठी इतिहास में अगर होगी, जो आप वेड बात कर रहे हो, या सैराट बात कर रहे हो, या लयभारी बात कर रहे हो, वो मराठी फिल्में हैं। ड्रामा मेन स्ट्रीम हो सकता है, बॉलीवुड का ड्रामा हो सकता है, लेकिन वो मराठी फिल्म लगनी चाहिए। आपकी फिल्म जब मराठी लगेगी तब वो हिट होगी। मराठी ऑडियंस को लगना चाहिए ये, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी फिल्म है। हालांकि डायरेक्ट उनका भी प्रॉब्लम यही है कि थिएटर्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो सब है प्रॉब्लम। कंपटीशन बॉलीवुड से ही नहीं, हॉलीवुड से भी, तो वो एक दिक्कत है ज़रूर। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन कहने के लिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मराठी फिल्मों ने अपने मराठी होने का एहसास रखना पड़ेगा ऑडियंस के लिए। अदरवाइज़ आप जैसे मर्जी फिल्म बना लो, मतलब वो तो कोई बात नहीं। पर अगर आप कहते हो कि मेरी फिल्म चलनी चाहिए, एक मेन स्ट्रीम में लोगों ने देखनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। जैसे आपके करियर में आपने छोटे मोटे जो किरदार किए हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहे। जैसे अगर सरफरोश की बात करें, या फिर दूसरी फिल्मों की बात करें, चाहे वो सत्या हो, या फिर और राम गोपाल वर्मा की और जो फिल्में आपने की हैं, लेकिन क्या कभी आपको कभी लीड रोल ऑफ़र हुआ है हीरो के तौर पर, या इस तरह के रोल कभी ऑफ़र हुए हैं आपको? मैंने बहुत पहले एक फिल्म ऑफ़र हुई थी विस्फोट, तब मैंने वो डायरेक्टर से कहा था पागल हो गया तू, मेरे साथ फिल्म बेचेगा कैसे? उसने कहा सर आप ये क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा हाँ ऐसा मत करो। फिर उसने ज़बरदस्ती बनाई कम पैसे में, और फिर नुकसान भी हुआ उसको। मेरा कहना था कि अब बन सकती है, मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले। मुझे लगता है अब अगर बनाना चाहे तो अब बन सकती है। अब ज़रूर वक्त आया है कि अब, जैसे मराठी में मैंने सेंट्रल लीड में अभी की है फिल्में, तो वो रिलीज़ होगी, पता चलेगा फिर। तो इस तरह के जो किरदार आपको ऑफ़र हो रहे हैं, अभी कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट है आपके पास इस तरह का, जो आने वाले दिनों में फैंस आपको देख पाएँ, दर्शक देख पाएँ? अभी एक वेब शो है जो बहुत बढ़िया है, जो मैं वेट कर रहा हूँ, कंप्लीट है, एकता कपूर का प्रोड्यूस किया हुआ है, बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है, बहुत उसमें भी पैसा लगाया, बहुत अच्छा किरदार है। तो मैं वेट कर रहा हूँ उसका, धनबाद नाम है उसका, उसके बारे में ज़्यादा तो बाद में बताएंगे, पर बढ़िया है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड मंकी मैन, आई एम वेटिंग फॉर दैट। मराठी या साउथ? मराठी में है ना, लेकिन मैं अभी कह नहीं सकता मराठी का अभी, क्योंकि वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। पर 3 फिल्में हैं जो लगातार आ जाएगी मराठी की, अभी के अगले 2 महीने में ही 3 फिल्में आ। अब बस और क्या चाहिए? साउथ की 3-4 फिल्में रेडी है, वो भी आ जाएगी। अच्छा, एक कलाकार के लिहाज से अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में जो रिश्ते होते हैं वो काफ़ी टेम्पररी टाइप के आजकल हो गए हैं, काफ़ी टूटते और जुड़ते रहते हैं। जैसे कि फिल्में हर फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं, फ्लॉप और सक्सेस होती हैं। अगर रिश्तों की हम बात करें तो बॉलीवुड के रिश्ते जो टूट रहे हैं आजकल, बिखर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आप काम को वजह मानते हैं कि लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, उसको वजह मानते हैं? तो रिश्तों का मुझे नहीं लगता बॉलीवुड से कोई लेना देना है, वो लोगों का अपने आप से लेना देना है। कुछ लोग अपने आप के साथ रहते हैं, वो अपने आप से खुश रहते हैं, कुछ लोग दोनों साथ में खुश रहते हैं। सक्सेस फेलियर तो हर फील्ड में होगा,
और मुझे नहीं लगता आज ज़्यादा बढ़ गया है, हमेशा से था, हमेशा से फिल्में हिट होती थी, हमेशा से फिल्में फ्लॉप होती थी, वो कुछ नया नहीं। मुझे लगता है कि अब ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि वी हैव मोर एक्सेस टू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एक्सेस ना, उस चीज़ में रूटेड होना रह गया और आदमी थोड़ा ऊपर चल रहा है ज़मीन से, उसमें फिर बिखर रहा है। एक पर्सनली अगर सवाल हम पूछे, अगर जवाब देना चाहें आप, कितना रोमांटिक हैं आप पर्सनल लाइफ में? क्योंकि वक्त की काफ़ी कमी होती है, तो उस हिसाब से फैमिली को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है आज के दौर में। तो परिवार के बारे में कुछ बताइए अगर कुछ। मेरा परिवार मतलब मेरा थिएटर ग्रुप है, मैं अकेला हूँ और मेरे पास मेरा बिल्ला है और मेरे पास मेरी कलम है। मेरा थिएटर ग्रुप है, वो मेरा परिवार है। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं तो यही कहूँगा, अगर आप फिल्में थिएटर हॉल में, सिनेमा हॉल में देख सके तो अच्छी बात है, खास करके रज़ाकार, क्योंकि उस पर बहुत पैसे लगे हुए हैं। आपको फिल्म कैसी लगी आप बताइए, उस पर चर्चा ना कीजिए ये प्रोपेगेंडा है, नहीं, आप फिल्म है इसलिए देखने जाइए, हमने मेहनत की है वो देखने जाइए, आपको कैसा लगता है देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म अभिनेता मकरंद देशपांडे जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। नमस्कार।